नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। एक बार उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपके सामने रिवीजन करूं तो देखें। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बादल क्या है, बादल क्या है और बादल क्यों बनते हैं, बादल किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी क्रियाएं हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जानी। अब बादल क्या है, तो बादल आपके जो संघनन प्रक्रिया है उसके द्वारा निर्मित जल का एक प्रतिरूप है। जल का एक क्या है, प्रतिरूप है। हमने ओस, धुंध, कोहरा, कुआसा सब पढ़े हैं और बादल भी उसी में से क्या है, एक है। वो धरातल के समीप होते हैं और बादल धरातल से ऊपर होता है। अब बादल संघनन का प्रतिरूप है और ये कैसे बना था, कैसे बना था, इसके संदर्भ में हम जाना कि बादल जो है वो कौन सी प्रक्रिया से बना, रुद्रोष्म प्रक्रिया से बना। किससे बना, रुद्रोष्म प्रक्रिया से बना। और रुद्रोष्म प्रक्रिया क्या होती है, तो कोई भी जलवाष्प है वो ताप पाकर के और क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। अब इस जलवाष्प में न तो किसी ने टेम्परेचर इसको प्रदान किया है, न ही किसी ने टेम्परेचर का कम किया है। केवल न तो किसी के ताप देने से न किसी के ताप कम करने से किसी भी पदार्थ में भाई हमने कुछ भी नहीं किया, न तो टेम्परेचर दिया और न ही टेम्परेचर कम किया, कुछ नहीं किया। दोनों प्रभाव नहीं होने के बावजूद भी वस्तु अपने आप ही, वस्तु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वस्तु का तापमान गिर जाता है या वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, आपकी रुद्रोष्म प्रक्रिया। कौन सी कहलाती है, रुद्रोष्म प्रक्रिया। और बादल इसी के आधार पर बनते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, ना टेम्परेचर मिला न दिया, लेकिन ये ऊंचाई की ओर जाने पर धीरे धीरे उस ऊंचाई के अनुसार जो जलवाष्प है वो क्या है, उसका तापमान गिरने लगता है और जलवाष्प है वो जल की बूंदों में क्या है, कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बादल के 10 प्रकार जो पढ़े वो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, ये मैंने पिछले वीडियो में बताना भूल गया। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए 10 प्रकार थे, जिसमें हमने पक्षांक मेघ, हमने मध्य जो मेघ और हमने निचले मेघ यानी 2000 से नीचे वाले, 2000 से 6000 वाले और 6000 से ऊपर वाले मेघ पड़े थे। पक्षांक को 3 भागों में बांटा, मध्य को 2 भागों में बांटा और निचले वालों को कितने भागों में बांटा, आपके 5 भागों में बांटा। ठीक है, तो ये प्रतिरूप हमने बादल का पढ़ा था। और इससे रिलेटेड प्रतिरूप क्या है, बादल क्या करते हैं साहब, वर्षा करते हैं। बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। और आज हम वर्षा के प्रतिरूप को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वर्षा क्या होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है और विश्व में कौन कौन से भागों में वर्षा का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो वर्षा होती है वह क्या होती है, वर्षा क्या होती है। तो वर्षा सामान्यतया जो आपका संघनन जो क्रिया है उसके द्वारा निर्मित बादल से जल का या जल बूंदों का धरातल की ओर आना, जल बूंदों का धरातल की ओर आना ही क्या है, वर्षा है। धरातल की ओर आना ही क्या है, वर्षा है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सब ये वर्षा है, वो बादल तो बनते हैं लेकिन सभी क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, इसका क्या रीजन है। बादल तो बन गए
लेकिन सभी क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। इसका क्या रीजन है? तो बादल जो है बनते हैं, अब देखो अधिक ऊंचाई पे बादल बन रहे हैं, तो एक निम्न ऊंचाई पे बादल बन रहे हैं, तो वर्षा जो करते हैं, हमने पढ़ा था कि वर्षा हमेशा निचले बादल ही करते हैं, और बादलों की ऊंचाई जितनी नीचे होगी वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम बात करें कि जैसे जैसे बादल बढ़े और ऊंचाई की ओर गए, तो बादलों के अंदर क्या मिलेगा? आर्द्रता। आर्द्रता मिलती गई। आर्द्रता क्या है फिर किस में कन्वर्ट हो रही है? आपके जलवाष्प इसमें जल की बूंदों में कन्वर्ट हो रही है, और बादल हो गया भारी। क्या हो गया? भारी। अब यहां से दो फोर्स आपके सामने लग रहे हैं। एक फोर्स आपका, जो भी वस्तु हमारी होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का सिद्धांत है पृथ्वी का, वो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगता है। कोई भी वस्तु है जो पृथ्वी से दूर होती है उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा बल यहां लग रहा है, एक तो ग्रेविटी लग रही है, दूसरा बल लग रहा है वायु का घर्षण बल। वायु का घर्षण बल, वायु का घर्षण बल इसमें लग रहा है। अब क्या होता है, जब वायु का घर्षण बल वो ग्रेविटी से अगर ज्यादा है, पहले बात करते हैं ग्रेविटी से अगर ज्यादा है, तो उन स्थानों में क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी, क्योंकि बादलों को वो रोके रहेगा। और जहां घर्षण बल का प्रभाव है वो ग्रेविटी से कम हो जाता है, उन स्थानों में क्या होती है? वर्षा होती है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि सभी स्थानों में वर्षा नहीं होती है। कौन से स्थानों में वर्षा होती है, इसका क्या रीजन है? तो ग्रेविटी और घर्षण बल में जो एक अंतर है वो वर्षा का कारण बनता है। भाई बादल तो बन गए साहब, बादल तो बन गए, हवा हल्की थी तो ऊपर उठ गई, गर्म थी हल्की थी ऊपर उठ गई, ऊपर गई, और जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ वो संघनित हो गई, और बाद में बादल बनने के बाद में क्या हुआ? ग्रेविटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। अब आपके पास प्रश्न आता है कि जो वर्षा होती है वो किन किन रूपों में होती है? वर्षा होती है वो किन किन रूपों में होती है? तो वर्षा जो जल के रूप है, हमने पढ़े थे, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, तीनों प्रकार के रूप होते हैं। तो वर्षा जो होती है जब जल की बूंदों में होती है, तो उन्हें तो हम क्या बोलते हैं? रेन बोल देते हैं, वर्षा है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब टेम्परेचर है वो आपका डाउन हो जाता है 0 डिग्री से, या जो बादल है वो अधिक ऊंचाई के होते हैं, तो वहां उन बादलों में क्या होता है? अधिक ऊंचाई के हैं, देखो दो स्थिति आएगी। एक बादल बहुत अधिक हाइट के हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या होगा? अधिक ऊंचाई वाले भाग जो बादल है वहां पे ऑलरेडी क्या होगा? टेम्परेचर डाउन है, और वहां क्या होगा? हिमकर्ण होंगे। ठीक है। अब जब वो हिमकर्ण है अगर गर्म प्रदेशों की ओर आते हैं, गर्म प्रदेशों की ओर आते हैं, तो गर्म हवा से टकराएंगे, क्या होंगे? गर्म हवा के साथ टकराएंगे, और हिमकर्ण है वो हिमकर्ण भी रह जाएंगे, प्लस क्या होगी? जल की बूंदे भी बन जाएगी, जल की बूंदे भी बन जाएगी। तो वर्षा प्लस जल की बूंदे दोनों रूपों में वर्षा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सहिम वृष्टि कहते हैं, सहिम वृष्टि कहते हैं। ये दो कारणों से होती है। बादल नीचे है लेकिन वो ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में अगर वो जाते हैं और वर्षा करते हैं, तो वहां उस जलवायु की हवा को, ठंडी हवा को ग्रहण करके वो जल है वो किस में बदल जाएगा? हिम में, तब भी सहिम वृष्टि होती है। और अधिक ऊंचाई वाले बादल हैं और गर्म प्रदेशों की ओर आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो गर्म प्रदेशों से जो वायु है उससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे, और वो किसके रूप में? जो हिम है वो वर्षा के रूप में, यानी जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होगा। कुछ हिम के कण भी रहेंगे, कुछ हिम के कण भी रहेंगे। तो ऐसी वृष्टि को हम क्या बोलते हैं? सहिम वृष्टि। यानी हिम के, यानी बर्फ के साथ क्या है? पानी आ रहा है, जल आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहिम वृष्टि। तो पहली जल की बूंदों के रूप में सामान्य वर्षा होती है, दूसरा सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि यानी बर्फ और जल का मिश्रण है, वो क्या है? सहिम वृष्टि है।
कई कई बार क्या होता है कि जब पानी आता है, वर्षा होती है, तो उसमें जो क्षेत्र है वो शीत होता है। जो जहां पे वर्षा हो रही है वो किस क्षेत्र क्या होता है, शीत होता है। और वहां पे जो वर्षा होती है वो कैसी होती है, हिम वर्षा होती है, बर्फ की बारिश होती है, और या ओलावृष्टि जिसे कह सकते हैं, या जिसे हम करकापात भी कहते हैं। ये स्थिति वहां होती है जहां वो ठंडे प्रदेश है। कैसे, ठंडे प्रदेश है, तो ओला आ जाता है, करकापात आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन से है, वो ठंडे प्रदेश है। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पे जो जल की बूंदे हैं वो बहुत बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, जिसको कौन प्रभावित कर देता है, हवा भी प्रभावित कर देती है। हवा भी इधर उधर को जल की बूंदों को क्या है, प्रभावित करती है। तो ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, फुहार कहते हैं, ड्रिंजल कहते हैं, फुहार या डिंजल कहते हैं। तो ये वर्षा के प्रतिरूप है कि इन रूपों में जो बादल में बना जल, जो संगणन में जो है, संगणन के माध्यम से जल बना है, वो जल क्या है, जल की बूंदों के रूप में भी आता है, कई बार बर्फ और वर्षा के रूप में भी आता है, कई बार वह ओला वृष्टि के रूप में भी आता है, और कई बार वह छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में भी आता है। देखो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो कौन है, तापमान, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है, जैसे ही वो बादल से वर्षा जल आता है नीचे की ओर, तो वायुमंडल का जो तापमान है वो उस वर्षा जल के स्वरूप में बदलाव कर देता है। जो वायुमंडल में व्याप्त हवाएं हैं वो उस वर्षा जल के स्वरूप में बदलाव कर देते हैं। तो ये बदलाव टेम्परेचर के माध्यम से होता है। और टेम्परेचर किस में मिला होता है, हवा के साथ। ज्यादा है या कम है, वैसे का वैसा क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वर्षा के कितने प्रकार हैं। वर्षा के कितने प्रकार हैं, तो वर्षा के प्रकारों को हम बताने से पहले वर्षा के जुड़े हुए कुछ सिद्धांत है। जैसे एक सिद्धांत तो आपके हिमकर्ण सिद्धांत, एक तो कौन सा आया, हिमकर्ण सिद्धांत, किसने दिया, बर्गनान का नाम सुना है, वाताग सिद्धांत वाले बर्गनान, इन्हें कौन सा दिया, हिमकर्ण सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है संलयन सिद्धांत, मिलने वाला संलयन सिद्धांत किसने दिया, ये दिया ईजी बोवेन ने, ईजी बोवेन। कौन सा सिद्धांत दिया, संलयन सिद्धांत। ये वर्षा से जुड़े हुए सिद्धांत है, संलयन सिद्धांत है, और आपके कौन सा, हिमकर्ण सिद्धांत है। इसके बाद हम देखें कि वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। ये दोनों सिद्धांत आप ध्यान रखना, एक तो संलयन सिद्धांत है, एक कौन सा है, ईजी बोवेन का संलयन सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है, बर्गनान का हिमकर्ण सिद्धांत। इन सिद्धांतों को आप ध्यान में रखना। अब आपके जो नेक्स्ट बिंदु आता है, वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वर्षा के प्रकारों में 3 प्रकार हैं। एक है सावनीय वर्षा, एक है पर्वतीय वर्षा, एक है चक्रवातीय वर्षा। 3 प्रकार के आपके वर्षा के प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सावनीय वर्षा क्या होती है। तो सावनीय वर्षा सामान्यतः वर्षा का वह प्रतिरूप है जो आपके संगणन की सामान्य प्रतिक्रिया के माध्यम से बनता है। कैसे बनता है कि जब जल स्रोत है, उस जल स्रोत में जब टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने से आपके जल स्रोत है उससे क्या होगा, जलवाष्प बनेगा। देखो सावनीय
जो सवनीय हवाएं हैं उसके संदर्भ में मैंने पहले भी बताया था। आर्थर ओम्स ने अपने पृथ्वी के डिवीजन के दौरान बताया था कि सवनीय हवाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप के माध्यम से ऊर्ध्वाधर हवाओं का क्या हुआ, संचार हुआ। और ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सवनीय हवाएं या सवनीय धाराएं। अब सवनीय धाराओं के माध्यम से जलवाष्प है वो कहाँ, ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जब जलवाष्प ऊपर की ओर जाता है तो इस जलवाष्प में आपके एक क्रिया होती है शुष्क रुद्रोषम। कौन सी, ये आर्द्रता है। और यहां क्रिया होती है शुष्क रुद्रोषम शीतलन प्रक्रिया। शीतलन प्रक्रिया कौन सी, शुष्क रुद्रोषम और शीतलन प्रक्रिया। इसके माध्यम से वायु जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी होती है। और ठंडी होकर के और किस में कन्वर्ट हो जाती है, बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो आपकी हवा है ऊपर की ओर जाएगी और आर्द्रता ग्रहण करेगी। आर्द्रता ग्रहण करते करते मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कम। और जैसे टेम्परेचर कम हुआ और आर्द्रता ग्रहण कर रही है तो वायु क्या हो जाएगी, आपकी संतृप्त हो जाएगी। और जैसे ही वायु संतृप्त होगी तो क्या बन जाएगा, उसका संघनन क्रिया के माध्यम से क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जल स्रोत है, टेम्परेचर बढ़ा, जलवाष्प बढ़ा, सवनीय धाराओं के माध्यम से ऊपर की ओर गया। शुष्क में रुद्रोषम शीतलन प्रक्रिया के माध्यम से वायु है वो जो जलवाष्प है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा, टेम्परेचर डाउन होने लगा तो और आर्द्रता ग्रहण करने लगा, और आर्द्रता ग्रहण करने लगा। तो इसके बाद यह वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। और संतृप्तता से क्या होगा, संघनन की क्रिया, और इससे क्या बन जाएंगे, आपके बादल बन जाएंगे। और जैसे ही बादल बनेंगे तो क्या होगी, आपके बादल बनने के बाद आपकी होगी वर्षा। क्या होगी, वर्षा। और इस क्रिया के माध्यम से क्या होता है, बादल बनते हैं। और बादल बनने से क्या होगी, वर्षा। एक साइड तो बन गए बादल, एक साइड तो क्या बन गए, बादल, ठीक है। और एक साइड क्या हो गई, आपके बादलों से वर्षा। ये क्या हो गई, वर्षा। तो ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, सवनीय वर्षा कहते हैं। सवनीय वर्षा कहते हैं। अब जैसे ही बादल आए, वर्षा होने लगी, तो यहां पर जो आपकी संघनन की गुप्त जो ऊष्मा है उसके माध्यम से पुनः क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर जो बढ़ा है उसके कारण क्या होगा कि पुनः यह क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। जो संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है उस गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होगा, जब संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त होगी, भाई यहाँ तो संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होने, बादल। और संघनन की गुप्त ऊष्मा जब हट जाएगी, मुक्त हो जाएगी, उसके कारण पुनः टेम्परेचर बढ़ेगा और पुनः ऐसी क्रिया आरंभ होगी। ऐसी क्रिया, ऐसे बादल बनते हैं, ऐसी वर्षा होती है। यह क्रिया कहाँ देखने को मिलती है, तो यह क्रिया आपको देखने को मिलती है 0 डिग्री अक्षांश के समीपवर्ती भागों में। अब दिन में तो क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है सुबह सुबह, ठीक है। अब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हवाएं क्या होगी, कन्वेंशन होगी, सामान्य धाराओं के रूप में क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। और ऊपर की ओर उठने के बाद यहाँ पे लगभग दोपहर के समय क्या होती है, वर्षा होती है। लगभग दोपहर के समय हमेशा वर्षा होती है। अब वर्षा हो गई, संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त हो गई, संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त हो गई, फिर पुनः तापमान मिला और पुनः वही क्रिया आरंभ हुई। तो ये क्रिया आपके चलती रहती है। और कहाँ पे, आपके भूमध्य रेखा के समीपवर्ती भागों में 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, मुख्यतः डोलड्रम के क्षेत्र में आपके इस प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है। समझ में आ गया होगा क्या, सवनीय वर्षा जल स्रोत के माध्यम से, जलवाष्प के माध्यम से क्या होगा, बादल बनेंगे और बादल से क्या होगी, वर्षा होगी। ये पुनः क्रिया चलती रहेगी। अब हम दूसरी वर्षा की बात करते हैं, पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, ध्यान से देखें। यह आपका
पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से आपकी जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि गर्म हवा कैसी है? हल्की है। लेकिन ये हवा किसके संदर्भ में, किसके साथ उठ रही है? आर्द्रता के साथ उठ रही है। गर्म हवा है जो कहा उष्ण आर्द्र जो वायु जिसे बोल सकते हैं, वो पर्वतों से टकराते हुए ढाल के सहारे 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 ऊपर की ओर उठ रही है। ढाल के सहारे ऊपर की ओर उठ रही है और ऊपर जाने के बाद ये हवा ऊपर गई। ऊपर जैसे ही जाएगी तो टेम्परेचर में क्या आ गई? कमी आ गई। टेम्परेचर में क्या आ गई? कमी आ गई। और इस टेम्परेचर में कमी के कारण आपके ये हवाएं हैं वो क्या होगी? संतृप्त हो जाएगी और यहाँ पे क्या बनाएगी? बादल बनाएगी। क्या बनाएगी? बादल बनाएगी। और बादल बनाने के बाद ये हवाएं हैं ऊपर की ओर गई और बादल बनाने के बाद ये हवा इस साइड में क्या करेगी? वर्षा करेगी। ठीक है, दो ढाल हो गए। एक ढाल हो गया पवना विमुख ढाल, जो पवन की तरफ है, और दूसरा जो ढाल है वह कौन सा है? पवन विमुख ढाल, जो पवन के विपरीत है। पवन विमुख ढाल कौन सा होता है? पवन के विपरीत। अब यहां से हवाएं चली है, ऊपर चलेगी। अब यहाँ हवा क्या होगी? ठंडी होने के बाद ये क्या बनी? आर्द्रता थी। आर्द्रता से क्या बन? बादल। बादल से क्या होगी? यहाँ पे वर्षा होगी। अभी हवा ऊपर है, वो क्या होगी? ढाल के सहारे सहारे नीचे उतरेगी और नीचे क्या करेगी? टेम्परेचर को प्राप्त करेगी और हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो इस कारण देखो क्या होता है, अधिकांश विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा ही सर्वाधिक मात्रा में विश्व में होती है। ये क्या होता है कि पवना विमुख ढाल है, जो पवन के तरफ जो ढाल है वहां पे आर्द्रता लिए हुए जो हवा है ऊपर की ओर जाएगी। आर्द्रता लिए हुए जो हवा है वो ऊपर की ओर जाएगी। अब हवा है जिस कारण से, जिस प्रभाव से ऊपर उठ रही है, इस प्रभाव को हम कौन सा प्रभाव कहते हैं? ट्रिगर प्रभाव। क्या कहते हैं? ट्रिगर प्रभाव। इस ट्रिगर प्रभाव के माध्यम से हल्की आर्द्र हवा है वो धीरे धीरे क्या होगी? पवन विमुख ढाल की ओर क्या है? चलेगी और चलती रहेगी, ऊपर जाएगी, अपने आप ठंडी हुई, संघनन हुआ, बादल बने और क्या हो गई? वर्षा हुई। तो पवन के विमुख ढाल पे ये जो वर्षा होती है, इस वर्षा को हम कौन सी वर्षा कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और जो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो दोनों बात समझना, एक तो पवन विमुख ढाल और एक पवन विमुख ढाल। पवना विमुख मतलब है पवन की तरफ वाला ढाल, एक पवन विमुख ढाल यानी पवन के विपरीत वाला ढाल। तो हमेशा ध्यान रखना, पवन की तरफ वाले ढाल में वर्षा होती है और विपरीत ढाल में वर्षा नहीं होती है। ये ट्रिगर प्रभाव है जिसके माध्यम से जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर गति करेगी पवन के ढाल के सहारे। अब हम बात करें कि इसका उदाहरण है तो विश्व के जितने भी पर्वत है उन क्षेत्रों में जो पवन विमुख ढाल पे है वहां वर्षा होती है और जो पवन विमुख ढाल पे है वहां वर्षा नहीं होती है। भारत में भी एक सर्वोत्तम उदाहरण है पश्चिमी घाट का। हम ले सकते हैं कि हमारा जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के इस वाले भाग में अरब सागरीय मानसून के माध्यम से वर्षा होती है और इस वाले भाग में जो विमुख ढाल है इस वाले भाग में वर्षा नहीं होती। एक उदाहरण तो आपकी इसका है तमिलनाडु वाला, कि आपके केरल में वर्षा होती है। तमिलनाडु है वो आपके जो मानसून है कौन सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके माध्यम से यहाँ वर्षा नहीं होती है। किसके माध्यम से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से वर्षा
होती है। इसके अलावा और कौन सा इसका उदाहरण है, तो और उदाहरण है जैसे आपके महाबलेश्वर है, उस महाबलेश्वर में तो आपके 600 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी? 600 सेंटीमीटर तक वर्षा किसमें होती है? महाबलेश्वर में होती है। जबकि इसके विपरीत देखें तो इस ढाल के विमुख आपके पुणे में वर्षा है वो मात्र 70 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आपके हमारे पश्चिमी घाट पे देखने को मिल जाता है कि आपके तमिलनाडु है वो वृष्टि छाया रह जाता है, और इधर वाले केरल के पश्चिमी भाग, केरल का भाग है, कर्नाटक का पश्चिमी भाग है, यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। इसके बाद हम तीसरे वर्षा के प्रकार को देखें तो वो है चक्रवाती वर्षा। और हमने चक्रवात दोनों ही पढ़े हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपके कौन सा चक्रवात आता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, जिसमें क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के साथ साथ दाब बहुत कम होता है। तो कम दाब के कारण है वो अधिक दाब से हवाएं है वो आर्द्रता ले आती है और कम दाब वाले क्षेत्र में आती है, और आने के बाद क्या होती है? ऊर्ध्वाधर उड़ती है, प्लस क्या बढ़ाती है? रेन बैंड बढ़ाती है, कपासी क्या बढ़ जाते हैं? कपासी वर्षा मेघ बनते हैं, और क्या होती है? वर्षा होती है। इसके साथ ही हम दूसरे चक्रवात की बात करें, ये मैंने अभी बताया वो कौन सा है, आपको याद आ गया होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसमें चक्रवात की आंख होती है। उसमें आपके वर्षा है वो होती तो क्या है? सागरों में होती है। तट पे आते ही क्या है? वर्षा तटीय भागों के समीप होती है, आगे वर्षा नहीं होती है। अब मैं बात करूं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत देखें तो वर्षा है वो वातावरण सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है। जब आपके उष्ण हवा, गर्म हवा जो क्या होती है? आक्रामक होती है, और ठंडी हवा जो है वो स्थायी होती है। तो गर्म हवा ऊपर उठती है, और गर्म हवा आर्द्रता के साथ ऊपर उठती है तो क्या बनाती है? बादल। और ये आपके कौन सा बन गया क्षेत्र? ये आपके गर्म हवा क्या है? आक्रामक है, तो कौन सा? उष्ण वातावरण बन गया। यहाँ पे बादल बनते हैं, और ये क्या होते हैं? वर्षा करते हैं। कब? जब ये गर्म हवा आक्रामक होकर ऊपर चली गई, या जब ठंडी हवा आती है और गर्म हवा को ऊपर उठा देती है, तभी ऐसी ही क्रिया उत्पन्न होती है। और किसका निर्माण होता है? बादलों का। और क्या बनती है? क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस वर्षा को हम चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटियल रेन कह सकते हैं। मतलब चक्रवातीय क्रियाओं के दौरान अब कौन से बादल बनते हैं? आप बिल्कुल याद रखना, चक्रवातीय क्रियाओं के दौरान जो वर्षा वाले बादल है वो कपासी वर्षा मेघ ही है। कपासी वर्षा मेघ है, जो चक्रवात आगमन के सूचक में तो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, भाई पक्षाभ भी बनते हैं, पक्षाभ कपासी भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन वर्षा की बात करें तो कौन से बनते हैं? कपासी वर्षा मेघ है, जो मुख्यतः क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। हमने वर्षा वाले बादल पढ़े थे, उसमें कपासी वर्षा मेघ था और एक वर्षा स्तरीय मेघ था, दो ही क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो हमने तीनों वर्षा के स्वरूप को जाना। एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्या कि सामान्य वर्षा तो है वो ऊर्ध्वाधर जलवाष्प के संचालन के ऊर्ध्वाधर जलवाष्प के विस्थापन के माध्यम से, या जलवाष्प का ऊर्ध्वाधर संचलन है उसके माध्यम से। तो कौन सी? सामान्य वर्षा। पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी? आपकी पर्वतीय वर्षा। और दाब में अंतर के कारण उत्पन्न जो क्रियाएं है उसके माध्यम से आपकी चक्रवातीय वर्षा होती है। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आज वर्षा के प्रकारों को जाना। अगले वीडियो के माध्यम से हम विश्व में वर्षा के वितरण को, विश्व में वर्षा का वितरण कैसा है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।